हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम नर्चरेबल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इनका जो Q3 का कॉन कॉल है वो डिस्कस आज हम करेंगे। एंड रिजल्ट में जैसे मैंने आपको बताया था, रिजल्ट वाज गुड, बट एक जो कंसर्न आ रहा था कि क्या ये FY26 की गाइडेंस को मीट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। सो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। एंड लाइक जो आपका 323 रुपीज़ 323 करोड़ का जो आपका गैप आ रहा है, जो ये नेक्स्ट क्वार्टर में Q4 में कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो उसी के रिगार्डिंग जो हमारा एक छोटा सा डाउट है वो देखते हैं, उसके लिए कितना कॉन्फिडेंट है कंपनी या फिर नहीं है। एंड नए प्रोडक्ट्स को लेकर बात हुई है, यूपी के नए एक्सपेंशन को लेकर बात हुई है। सो आपको सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे कि हाँ एक्चुअल में व्हाट कंपनी इज रियली प्लानिंग और नॉट, राइट। सो या लेट्स स्टार्ट द कॉन कॉल। एंड यहाँ पर ओपनिंग स्पीच में उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस करी जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। द कंपनी हैज़ लॉन्च अ फ्यू न्यू प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमने बात किया था थोड़ा सा खारी सेगमेंट में ये लोग ने स्टार्ट किया, डोनट वगैरह ये लोग लेकर आए हैं। सो इन्होंने अपने ओपनिंग स्पीच में भी वही चीज़ बोली कि हमने डोनट्स, रस्क एंड खारी बिस्किट लॉन्च किए हैं और हम फ्रेश बेकरी सेगमेंट में भी एंटर करने वाले हैं। इन दी कुलचा, ब्रेड एंड योर पफ्स, उस वाले इंडस्ट्री में लोग जाने वाले। एंड अभी उसके रिगार्डिंग कोई बड़ा इंसाइट उन्होंने शेयर नहीं किया है, बट जो इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है वो इन्होंने सारे नाम फिर से बताए हैं। एंड इट्स लाइक अ कंप्लीट FMCG प्लेयर बनना चाह रही कंपनी। वी कैन हैव दैट इन आवर माइंड। फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ वगैरह के बारे में बात की। तो इनका जो फैक्ट्री है इन द नीमराना की जो फैक्ट्री है, इनका जो प्लांट है, लगभग उसका कैपेसिटी उन्होंने बताया 3400 का है। दैट इज़ 3400 पर मंथ। सो येस। एंड इनका जो यहाँ से अब इनके प्रोडक्ट बन के जाते हैं डोमेस्टिक्स एंड एक्सपोर्ट मार्केट में। सो एक्सपोर्ट को लेकर मुझे एक और चीज़ आपसे डिस्कस करनी है, बट वो मैं आपको एक क्वेश्चन है उसी के साथ में एक्सप्लेन कर पाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिर उन्होंने बताया कि लगभग 150 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे पास में मौजूद है। 150 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे फैले हुए हैं। एंड फोकस है हमारा नॉर्थ इंडिया पर मेजरली। एंड अगर आप कंपनी के ब्रांड्स की बात करते हो तो रिच लाइट, फन ट्रीट, क्रंची क्रेज ये कंपनी के ब्रांड्स हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में उन्होंने थोड़ी सी बात करी है, तो बताया है कि 9+ कंट्रीज़ में आज के दिन में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट आर मेन फोकस एरियाज इन द एक्सपोर्ट मार्केट, जहाँ पर हमारा मेजर जो भी है एक्सपोर्ट सेल्स होती है। सो यस, दिस इज द ओपनिंग स्पीच जहाँ पर इन्होंने शेयर किया है। एंड द नंबर्स ऑफ द रिजल्ट ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी थी इन द फाइनेंशियल रिजल्ट वाला वीडियो। सो जो लोग ने नहीं देखा, जिनको नहीं आइडिया है, सो एक बार आप देख लेना। एंड विद दैट हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की हमारी। सो द क्वेश्चन इज इटसेल्फ अबाउट डोमेस्टिक एक्सपेंशन, क्योंकि इनका अगर आप देखोगे तो मेजरली सेल्स जो है एक्सपोर्ट मार्केट में है। अगर मैं एक रेशियो आपको बताऊं तो रेशियो अगर आप लेके चलोगे तो ऑलमोस्ट 70 to 80% सेल्स इनके एक्सपोर्ट मार्केट में है एंड रिमेनिंग 20 to 30% सेल्स इनकी डोमेस्टिक मार्केट में है। सो इंडिया में इनका बेस जो है अभी थोड़ा बहुत ही कम है। एंड उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि डोमेस्टिक एक्सपेंशन के क्या प्लान है, डोमेस्टिक लेवल पे आप कैसे एक्सपैंड करने वाली हो। सो क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में नए डोमेस्टिक मार्केट्स में आप एक्सपैंड कैसे करोगे एंड किन किन नए स्टेट्स में एंट्री करने का प्लान है आपका। तो उन्होंने बोला कि हम एक्टिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड नए फोकस मार्केट्स हमारे कौन कौन से होंगे, कि हम यूपी जो हमारा एक मेजर टारगेट बनेगा, वहाँ हम जाएंगे। MP एंड मुंबई मेजरली ये लोग टारगेट करें। तो थोड़ा सा एक जो सेंट्रल इंडिया है एंड इसके बाद में थोड़ा सा अगर आप देखोगे साउथ इंडिया की तरफ जाते जाते ये लोग बोलते हैं कि हम मुंबई में भी एंटर करेंगे। सो फ्यू एक्सपेंशन प्लान्स आर हैपनिंग, बट एक चीज़ अगर आप लेके चलो तो अभी इनका जो खुद का डोमेस्टिक शेयर है वो भी बहुत कम है कंप्लीट रेवेन्यू में से। सो इनको पहली बात तो रेवेन्यू शेयर बढ़ाने की ज़रूरत है। जहाँ पर ये ऑलरेडी है वहाँ पर भी इनको और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को एक्वायर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बाकी है। सो एंड इन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन दिया कि अभी हम ईस्टर्न इंडिया में नहीं जाएंगे या वेस्ट बंगाल एंड कंप्लीट साइड। सो इन्होंने बोला है कि अभी ईस्टर्न इंडिया को अभी हम उसको आउट ऑफ टारगेट रखेंगे, अभी नहीं, पर आने वाले कुछ वक्त में शायद जा सकते हैं। सो ईस्टर्न इंडिया अभी इनके लिए फोकस में नहीं है। सो यस, एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट यूपी प्लांट का अपडेट यहाँ पर मांग रहे हैं आपके इन्वेस्टर। सो द इन्वेस्टर हैज़ आस्क्ड कि यूपी में जो आप नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हो उसका करंट स्टेटस क्या है, क्या प्रोग्रेस हुई है। एंड आई थिंक आप में से कई लोग इस क्वेश्चन का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई अपडेट हमको मिला नहीं है। एंड दिस इज द टाइम विच द कंपनी इज गोना स्पीक अबाउट द यूपी वाला प्लांट।
सो आंसर फॉर दैट इज़ कि अभी हमारी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीन्स है उसके कोटेशंस हमने ऑर्डर कर दिए हैं। याद रखना, इन्होंने मशीन्स नहीं ऑर्डर की, इन्होंने कोटेशंस ऑर्डर किए हैं। इट्स लाइक कि देखने के लिए किस मशीन का क्या काम है। हम नहीं होता कि एक बार घर जब हमारा बन रहा होता है तो हम कैसे कोटेशंस मंगवाते हैं, अच्छा ये फर्नीचर लगाना है, अच्छा वो लगाना है। तो इट्स लाइक कि कंप्लीट कोटेशन अभी इन्होंने ऑर्डर किया है एंड प्रोडक्ट मिक्स अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, प्लानिंग ऑन गोइंग है। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे अभी इन्होंने ये नहीं बोला कि प्लान स्टार्ट हो गया। इट्स लाइक इट इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग स्टार्टेड, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप इन शॉर्ट समझोगे, यूपी वाले प्लान में अभी बहुत वक्त लगने वाला है। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा कितना वक्त लगने वाला है। बट अभी यूपी वाला प्लान गोना टेक टाइम एंड कंपनी इज नॉट दैट रैपिडली एक्सपैंडिंग। अभी इनका थोड़ा सा स्लो चल रहा है मामला। यूपी वाले प्लान में भी बहुत वक्त लगने वाला है। सो या एंड नेक्स्ट फिर वही पूछा इन्होंने कि नया जो प्लांट लगा रहे हो उसका कमर्शियल प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होगा एंड नए प्लांट से रेवेन्यू मिलना हमको कब से स्टार्ट होगा। वही चीज़ जो आपको आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया होगा वही यहाँ पे इन्होंने पूछा है। एंड आंसर फॉर दैट इज कि नया प्लांट कमर्शियल होने में भी हमको लगभग 18 से 24 महीने लगेंगे, यानी कि कंप्लीटली 2 साल का वक्त इन्होंने मांगा है। 2 साल अभी हमको नए वाले प्लांट के लिए लगेंगे। सो अभी हम उसको नहीं लेके चल सकते। कंपनी ने पहले बोला है कि हम जल्दी इसको बनाएंगे, बट अभी कंपनी खुद थोड़ा सा स्लोली ही इसको बिल्ड करी है एंड 2 ईयर्स का लगभग वक्त अभी लगने वाला है। सो या स्पीड इज़ नॉट देयर एंड यहाँ अभी हम बहुत जल्दी कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। एंड रेवेन्यू कब स्टार्ट होगा? रेवेन्यू आपको 2028 से 2029 दैट इज FY29 तक मिलना स्टार्ट होगा। अब FY29 तक तो ये ऑपरेशनल होंगे एंड थोड़ा बहुत रेवेन्यू आएगा। सो फुल फ्लैश पे आप मान के चलो कि FY30 तक ये अभी लगेगा। आप मान के चलो कि 3 साल लगभग 4 साल लगभग ईजिली लग जाएंगे इस प्लांट को कम्प्लीटली ऑपरेशनल, कम्प्लीटली फ्रूटफुल होने में। बिकॉज अभी इनका कोई प्लान ही नहीं है, वॉज लाइक दे आर इन वेरी इनिशियल स्टेज। सो या नॉट दैट गुड। फिर उन्होंने बात करी है आपके इंडिया वर्सेस एक्सपोर्ट रेवेन्यू मिक्स की, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ। तो क्वेश्चन इस कि कंपनी का कितना रेवेन्यू इंडिया से आता है एंड कितना एक्सपोर्ट से आता है। एंड इंडिया में इतना बड़ा आपका मार्केट हो सकता है एंड FMCG मार्केट एक्चुअल में बहुत बड़ा है इंडिया में, एंड फिर भी आपका जो शेयर है वो बहुत ही कम है, मार्केट शेयर इतना कम है इंडिया के अंदर। सो ऐसा क्यों है? अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक्सपोर्ट बिजनेस हमारा लगभग 80% है एंड 20% हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है, दैट इज इंडियन बिजनेस। एंड एक्सपोर्ट का जो मेजर पार्ट है वो हमारा मलेशिया करता है। मलेशिया में इनकी फैक्ट्री नहीं है, मलेशिया में ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। सो मतलब इसका आपको और क्लैरिफिकेशन मिलेगा। आपको एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करी थी, बट हम इसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझेंगे एंड तक आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है। अभी इन्होंने अभी बोला कि एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो भी हम इंडिया के प्लांट से नहीं फुलफिल कर पाते हैं। इट इज़ कि हमारा जो डिमांड फुलफिल हो रहा है एक्सपोर्ट का वो हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं मलेशिया से, जिसकी वजह से फुलफिल हो रहा है। एंड सप्लाई हमारा मलेशिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में सप्लाई होता है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अगेन एक सेटल्ड सप्लाई चेन के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। इनके खुद के प्लांट्स से ये नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है फिलहाल के लिए। एक्सपोर्ट जो है वो बाहर ही बन के बाहर ही एक्सपोर्ट हो रहा है। सो दिस इज़ द कंप्लीट थिंग। एंड अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो तो इंडिया के बिजनेस का शेयर कैसे इंक्रीज करोगे, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे उन्होंने बोला है, क्योंकि उन्होंने पहले क्वेश्चन में तो जवाब दिया नहीं कितना कम क्यों है। इंडिया के बिजनेस में उन्होंने बहुत कम बात करी है यूजुअली। हालांकि जो प्लान डाल रहे हैं वो इसीलिए डाल रहे हैं कि इंडिया बिजनेस का जो शेयर है वो बढ़े। बट एक चीज़ और समझो कि इंडिया का शेयर बढ़ाने के लिए जो डिपेंडेंसी है वो प्लांट पर है एंड प्लांट अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। प्लांट को भी मान के चलो, ये 2 साल बोल रहे तो मैं 3 साल मान के चल रही हूँ कि 3 साल ईजिली भी उस प्लांट को बनते बनते लग जाएंगे। तो इनका मेजर जो शेयर है वो एक्सपोर्ट ही रहेगा एंड एक्सपोर्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं एंड इसका एक फ़ायदा भी है। नेगेटिव पॉइंट्स तो है, ऐसी बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है तो बड़ी मार्जिन वगैरह में प्रॉब्लम होती है एंड इट्स लाइक कि कंप्लीट थिंग इज़ नॉट इन योर कंट्रोल एंड वही है कि इट्स लाइक कोई थर्ड पार्टी आपके लिए काम कर रही है। नॉट रियली बैड, बट एक पॉजिटिव चीज़ भी है उसकी जो कंपनी ने खुद नहीं बोली है ना, उसका आपको बाद में जवाब मिलेगा क्वेश्चन के साथ साथ। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया कि कंपनी में जो इंडिया का बिजनेस है वो शेयर आप कैसे इंक्रीज करोगे। सो आंसर फॉर दैट इज कि अभी हमारा लगभग 20% से
20% इंडिया का शेयर है, सो मैं इसको इंक्रीज करके लगभग 50 से 60% तक लेके जाना चाहते हैं अगले 2 से 3 साल में। यानी हम इसको ऑलमोस्ट लाइक 4 टाइम्स कर देना चाहते हैं, 4 to 3 टाइम्स लगभग हम इसको कर देना चाहते हैं। सो ये प्लान तो है कंपनी का। अब इन्होंने यहाँ पे बोला कि न्यू प्लांट का हमारा मेन पर्पस ही ये कि हम इंडिया के बिजनेस को उससे ग्रो करें, बट वही है कि अभी प्लांट भी शुरू नहीं हुआ है, काफ़ी वक्त उसमें जाने वाला है। तो इंडिया का बिजनेस अभी के लिए तो भूल जाओ, इज द सेंस कि अभी बहुत ज़्यादा हम उसको रैपिडली नहीं ग्रो कर सकते। एंड अब इन्होंने एक और चीज़ बोली कि FY27 में हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, नीम राना वाला प्लांट, उसमें ही हम 2-3 नई प्रोडक्शन लाइन्स ऐड करेंगे। यानी कि इट्स लाइक कि उस सेम प्लांट के अंदर हम एक्सपेंशन करेंगे। सेम ही प्लांट के अंदर मान लो भी एक सेम ही फैक्ट्री, मान लो सेम ही फैक्ट्री के अंदर एक प्लांट मान लो लगा हुआ है, तो उसी के अंदर ये 2-3 और लगाएंगे ताकि हम उसको एक्सेलरेट कर सके हमारे प्रोडक्शन को। सो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इससे हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होगी और इंडिया की सेल्स भी इंक्रीज होगी। सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। हाँ, ये अच्छा है कि आप नए प्लांट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहने की जगह पुराने प्लांट में ही एक्सपेंशन करके उसको भी इंक्रीज कर पा रहे हो। दिस इज़ गुड थिंग। एंड फिर उन्होंने बोला कि हम इंडिया के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करेंगे। इट्स लाइक अच्छा ठीक है, तो इज़ लाइक कि इंडिया के शेयर को इंक्रीज करने के लिए दे आर सीरियस, एंड उसके लिए 2 तरीके आजमाएंगे। दैट फर्स्ट इज़ कि ये लोग खुद ही के प्लांट के अंदर नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स ऐड कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। सो एक तो वहाँ से लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, दूसरा कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। सो इससे इंडिया का शेयर तो लाइक कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। सो प्रोबेबली नेक्स्ट लाइक FY27 में हमको ये दिख सकता है कि इंडिया का शेयर इनका बढ़ गया लगभग 30% तक। मैं मान के चल रही हूँ कि 30 से 35% तक लगभग बढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स। एंड आई थिंक दे विल बी एबल टू एक्वायर सम पार्ट ऑफ इंडिया, बट मैं बहुत ज़्यादा इसको स्पीड पर नहीं लेके चल सकती। द रीज़न ओनली इज़ द न्यू प्लान, क्योंकि इनका 100% अगर आप देख के चलोगे, इंडिया के शेयर का जो 100% यूटिलाइजेशन है वो नए प्लांट से आएगा। सो येस, दिस इज़ द थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आप रेवेन्यू गाइडेंस क्या देना चाहते हो FY26 में, FY27 में। तो यहाँ इन्होंने बोला कि प्रीवियस गाइडेंस जो हमारा था 1000 करोड़ का, वो हम लगभग 1150 करोड़ कर देंगे। बट वही चीज़ है कि 1150 करोड़ ऑलरेडी था इनका गाइडेंस। इन्होंने 1000 बोल के 1150 करोड़ किया है। कंपनी थोड़ा ट्रिक करने की कोशिश करी है, भूल गई, ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, ये है कि लास्ट ईयर से लगभग 50% की ग्रोथ जो है डिलीवर कर देंगे। सो येस, क्योंकि इन्होंने अभी गाइडेंस रिवाइज मान लो या जो भी बोलो, एक अश्योरिटी तो मिली कि लगभग 1150 करोड़ कर लेंगे। सो द ओवरऑल थिंग इज कि हाँ, कंपनी विल बी एबल टू अचीव एंड डू दिस। सो नेक्स्ट Q4 में भी कर पाएंगे। दिस इज द कॉन्फिडेंस यू कैन गेट फ्रॉम हियर। एंड हालांकि इसका एक और क्वेश्चन है जो आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। या सो विद दैट इन्होंने यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया का जो रेवेन्यू आपका वाई थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, तो इंडिया का बिजनेस आपका वीक क्यों हो रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। एंड या मतलब 41 करोड़ से गिरकर लगभग 34 करोड़ हो गया। इंडिया में ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया का मेन जो फोकस है उस पर शायद कंपनी इतना फोकस कर नहीं पा रही है। सो उसका रीज़न आप थोड़ा सा बताइए एंड ये कैसे ठीक होगा, उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ इन्होंने बोला कि हाँ, इन्होंने मतलब डिनाई कर दिया है कि ऐसा नहीं है। एंड इन्होंने बोला है कि लास्ट ईयर डोमेस्टिक रेवेन्यू जो हमारा लगभग 35 से 40 करोड़ के रेंज पर था, एंड इस क्वार्टर में भी लगभग सेम लेवल पर है, उल्टा 10% ग्रो किया है। सो आपने कोई गलत क्वार्टर से कंपेयर किया है, ऐसा नहीं हुआ है, हमारा 10% इंक्रीज हुआ है। अब चीज़ ये है कि हो सकता है कि यहाँ पर इन्वेस्टर से गलती हुई हो, एंड बहुत ज़्यादा ये यहाँ जो बोल रहे हैं कि 10% की ग्रोथ हुई है, सो दैट कैन बी जेन्युइन, क्योंकि कंपनी किसी भी कॉन कॉल में आकर ये चीज़ ऐसे ही नहीं बोल सकती है। मोस्ट चांसेस आर देयर कि इनका जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। सो नो डाउट हियर। And if we take like next question, so the question about is कि वॉल्यूम ग्रोथ कितना हुआ है। एंड यहाँ पर यही क्वेश्चन है मेजरली कि आपका सिर्फ प्राइस इंक्रीज है या फिर कुछ क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है। सो मैनेजमेंट यहाँ बोलते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ लगभग हमको अप्रॉक्स 7 to 8% की मिली है। यहाँ पर 7 to 8% का लगभग वॉल्यूम ग्रोथ हमको मिला है। सो नॉट दैट बैड, इट्स गुड देन नथिंग। एंड थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ और आ सकता है। मेजरली मैं हमेशा वैल्यू ग्रोथ को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट मेरा अगर सच प्रेफरेंस सुनोगे तो दैट इज़ हाफ शुड बी अ वॉल्यूम ग्रोथ एंड हाफ शुड बी अ वैल्यू ग्रोथ, क्योंकि कंपनी में सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ से भी नहीं चलता है। आपको
दोनों लाना ज़रूरी है अपने बिजनेसेस में। सो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ आई है, दैट इज़ फाइन, अच्छा है कि वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, बट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए है, तब आपका ज़्यादा जो रेवेन्यू है इंक्रीज हो सकता है। सो या इट इज़ गुड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आपका लाइक कितना परसेंटेजेस आपका प्रीमियम प्रोडक्ट से आता है। अब दिस क्वेश्चन रियली हर्ट्स, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ कंपनी ने बोला है कि हमारा जो मेजरली अगर आप देखोगे तो जो आपके क्रीम बिस्किट्स है, जो आपके नॉर्मल जो वो ऑरेंज कोकोनट वाले बिस्किट्स होते हैं एंड जीरा बिस्किट्स, यहाँ पर इन्होंने बोला कि यहाँ से हमारी सेल ज़्यादातर आई है। एंड प्रीमियम सेगमेंट अभी हमारा बहुत छोटा पार्ट है कंप्लीट सेल्स का। सो अगर आप देखोगे तो वैल्यू ग्रोथ यहाँ पर नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, एंड द मेन इज योर वॉल्यूम ग्रोथ। सो अगर जब तक वैल्यू ग्रोथ नहीं है, आपको वॉल्यूम ग्रोथ के सहारे ही अपने रेवेन्यूज को बूस्ट करते रहना होगा। सो माई लाइक ये जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो यही है कि येस द कंपनी इज समवेयर लैकिंग वैल्यू, बट ऐसा नहीं कि आ नहीं सकती, आ सकती है, क्योंकि इन्होंने जो एक पोजिशनिंग पे इनको काम करना होगा, ब्रांड पोजिशनिंग पे, एंड वैल्यू ग्रोथ आ सकता है नो डाउट, बट दैट विल नॉट टेक टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। सो तब तक के लिए एटलीस्ट कंपनी शुड सर्वाइव ऑन वैल्यू ग्रोथ इटसेल्फ। सो या फिर उन्होंने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सपोर्ट मार्केट अगर आप देखते हो तो एक्सपोर्ट में बिगेस्ट कंट्री आपका कौन सा है जहाँ से आपका मेजर रेवेन्यू आता है। सो कंपनी ने यहाँ पर बोला कि अफ्रीका इज आर मेजर एक्सपोर्ट मार्केट, एंड लगभग 77 to 80% ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू हमको अफ्रीका से मिलता है, एंड जो रिमेनिंग है वो आता है हमारा GCC यानी कि आपका मेजरली गल्फ कंट्रीज से। सो यस मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज अगर आप देखते हो अभी के लिए अफ्रीका एंड ये जो गल्फ कंट्रीज है, बहुत सारी कंपनीज अभी इन्हीं जगह पर कंट्रीज पर एक्सपोर्ट करी है। सो इंडिया के लिए बहुत ही पोटेंशियल मार्केट बनते जा रहा है, एंड नर्चरवेल ने भी ये बोला है कि हम लोग हमारा मेजर जो एक्सपोर्ट है वो अफ्रीका एंड गल्फ कंट्रीज से आ रहा है। सो या एंड गल्फ कंट्रीज आर समवेयर मोर लाइक अट्रैक्टेड टूवर्ड्स प्रीमियम थिंग्स। सो या दिस इज अ गुड सिग्नल टूवर्ड्स द कंपनी कि इनको आगे चल के जो एक जो वैल्यू ग्रोथ है वो इजीली मिल सकता है। सो दिस इज अ गुड पॉइंट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आपका नीमराना प्लांट का यूटिलाइजेशन जो है वो कितना है। तो बेसिकली हाँ कितना परसेंट यूटिलाइज हो रहा है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि हमारी जो कैपेसिटी है दैट इज 34 to 3600 पर मंथ, एंड इसका जो यूटिलाइजेशन है लगभग 65 to 70% हो रहा है। एंड अप्रॉक्स अगर आप इसको एब्सोल्यूट नंबर्स में लेके चलोगे, सो उन्होंने बोला कि लगभग 2000 टन पर मंथ हम लोग इसमें से यूटिलाइज कर रहे हैं। सो इट इज़ अ गुड यूटिलाइजेशन, बट ये थोड़ा और बढ़ सकता है, लिटिल लाइक मोर, थोड़ा सा बढ़ सकता है, अप्रॉक्स 80% तक जा सकता है, एंड ये चला जाएगा आई थिंक कि कुछ क्वार्टर्स में ये इजीली रैम्प अप कर सकते हैं। सो यूटिलाइजेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही आएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तब है यूटिलाइजेशन जब ये नया एक्सपेंशन लाइंस ऐड कर देंगे अपने एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर ही। सो वहाँ फिर यूटिलाइजेशन आपकी और कम हो जाएगी, बट टू मेंटेन दैट इनको अपना पहले जो एक मार्केट शेयर है वो बढ़ाना पड़ेगा, मार्केट से ऑर्डर्स जो है वो कंफर्म करने पड़ेंगे। सो देयर विल बी लाइक अ गुड काइंड ऑफ, अगर मान के चलिए अच्छी यूटिलाइजेशन पे कंपनी पहुंच पाएगी आगे चल करके। अभी के लिए यूटिलाइजेशन इज गुड। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया जो आपके दिमाग में शायद चल रहा होगा। तो द क्वेश्चन इज कि सिकंदराबाद वाला जो आपका प्लांट है यूपी वाला वो इतना डिले क्यों हो गया। तो लाइक जैसे आपने पहले बोला था कि अक्टूबर 2026 तक ऑपरेशनल होगा, अब बोला जा रहा है कि लगभग 2 साल लगेंगे, तो डिले का रीज़न क्या है। एंड द आंसर कंपनी हैज़ गिवन है इसकी बिल्डिंग की जो अप्रूवल्स है वो भी हमारे पेंडिंग है, वो आए नहीं है, एंड बाकी के इन्होंने बोला है कि लैंड हमने एक्वायर कर लिया है और इंटरनल प्लानिंग हमारी चल रही है। सो लगभग 12 से 15 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट सेटअप होने में। अब कंपनी ने पहले बोला कि 18 से 24 महीने लगेंगे, अभी बोले 12 से 15 महीने लगेंगे। तो दिस कम्प्लीटली लाइक सिग्नल्स प्रेशर, मतलब क्या प्रेशर में आकर कंपनी चीज़ बोल रही है। बट यस डिले इज़ देयर, बट मान के चलो लगभग 2 साल ईजिली लगेंगे कंपनी को। अगर इन्होंने स्टार्टिंग में बोला 18 से 24 महीने तो वो लगने ही लगने हैं, अदरवाइज ये पहले बार में ही बोल देते कि नहीं हम 12 से 15 महीने में इस चीज़ को कंप्लीट कर देंगे।
सो ये तो डिले चल रहा है प्लांट, एंड इसमें वक्त लगेगा, नो डाउट। बट एक चीज़ अच्छी है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू इंडिया का शेयर जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्वायर कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, मतलब जल्दी जल्दी इंडिया का मार्केट शेयर एक्वायर कर सकते हैं। सो फिर उन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सपोर्ट का जो आपका पूरा एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट्स है दैट इज़ वाइट लेबल, मतलब किसी और ब्रांड का है या फिर हमारे खुद के ब्रांड के अंदर अंडर में है। तो आंसर फॉर दैट इज़ कि 100% प्रोडक्ट्स हमारे ही ब्रांड में सेल होते हैं, रिच लाइट ब्रांड के नाम से। एंड हम क्या करते हैं कि हम उनको हमारी रेसिपीज़ देते हैं, पैकेजिंग वगैरह कंट्रोल में रखते हैं, एंड हमारी खुद की ब्रांडिंग करवाते हैं और फिर बेचे जाते हैं वो प्रोडक्ट्स। तो हाँ, ये तो है कि ब्रांड पावर के अगर आप उसको लेके चलोगे इस पर्सपेक्टिव से, सो कंपनी का ध्यान यहाँ पर तो भले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, बट यहाँ पर कंपनी ध्यान तो दे रही है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मैं ये नहीं मानती कि आप 100% खुद का कंट्रोल ले सकते हो। ऐसा 100 में से मुश्किल से 5 से 6 केसेस होंगे जहाँ आपको 100% खुद की चीज़ में कंट्रोल चलेगा, बट माइनर चेंजेस जो है वो आपको हमेशा फेस करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि इट्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आप नहीं कर रहे हो अपना मैन्युफैक्चरिंग, कोई और कर रहा है। सो एक जो आपका एक 100% जो खुद के हाथ में बात है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी आपको। इट विल बी थोड़ा सा चलेगा मामला। फाइन, स्टिल फाइन। अब इसका ना बेनिफिट क्या है वो आपको पता चलेगा, वो एक्चुअल बेनिफिट आपका टैक्स में है, वो कंपनी ने बताया। दैट्स अ वेरी क्लेवर पॉइंट एक्चुअली। सो आपको पता चलेगा अभी कुछ देर में जब वो क्वेश्चन आएगा। सो यहाँ इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपका सिंगल कस्टमर से 75% रेवेन्यू आ रहा है, तो इज दैट वेरी रिस्की, आपको एक कस्टमर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सो आंसर कंपनी हैज़ गिवन दैट कि वो हमारा ऐसा नहीं कि एक ही कस्टमर से आ रहा है, वो है कि एक सुपर स्टॉकिस्ट है। सुपर स्टॉकिस्ट को हम पूरा प्रोडक्ट देते हैं एंड वो आगे जाकर के सेल करते हैं। सो इट्स लाइक कि वो हमारा एक सुपर स्टॉकिस्ट है जो 75% प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, एंड वो जाकर के बाकी मल्टीपल कस्टमर्स को बेचते हैं। सो ये सुपर स्टॉकिस्ट का नंबर है। बट अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम देखोगे अगर आप, तो 2 से 3 बड़े बड़े सुपर स्टॉकिस्ट मिला करके लगभग 55% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हमको यहाँ से आ रहा है, एंड टोटल हमारे पास में 18 सुपर स्टॉकिस्ट है। तो ये नंबर ये नंबर तो इनका अच्छा है, इनके पास में 18 सुपर स्टॉकिस्ट हैं, तो नंबर इज गुड, मतलब डाइवर्सिफाइड है अगर देखा जाए तो। नाउ कम्स द रियल पॉइंट, टैक्स वाला जो मैं आपको बोल रही थी। तो कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि आपका टैक्स रेट अनयूजुअली थोड़ा सा लो है, ऐसा क्यों है? तो कंपनी यहाँ पर बोलती है कि हमारा जो, अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट्स जो है भारी बन रहे हैं एंड भारी बिक रहे हैं, तो जो टैक्स हमारा कम है वो एक्सपोर्ट की वजह से है, एंड बाहर बन रहे हैं, बाहर ही बिक रहे हैं, इसलिए हमारा उस पर टैक्स नहीं लगता है। जिन कंट्रीज़ तक हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं उनमें कंपनी टैक्स नहीं लगाती है, जिस वजह से हमको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। बहुत ज़्यादा हमारे पास में वो नहीं रहता है कि टैक्स बर्डन ओवरऑल नहीं आता है। और आप सोचोगे कि फिर एंड ऑफ द डे जब कंपनी खुद के लिए वो प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं आएगा तो कंपनी के पास में ही, सो वहाँ फिर इनको टैक्स तो भरना ही पड़ता होगा, इनकम टैक्स के रूप में भी अगर भरे तो थिंग इसकी ये उसको डिविडेंड के रूप में क्लेम करते हैं, एंड वहाँ इनका टैक्स बच जाता है। एंड अगर टैक्स फिर इनकम टैक्स पे लग भी रहा है तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आपने एक बड़ा चंक ऑफ टैक्स जो है वो तो बचा ही लिया है। सो यहाँ इन्होंने ये बेनिफिट आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर हो रहा है। इट्स लाइक कि वो इनका कंप्लीट जिस कंट्री में जिस भी कंट्रीज में इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके चलते इनका टैक्स बेनिफिट इनको मिल जाता है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। और जो टैक्स आप देख रहे हो वो हम सिर्फ इंडिया के कंपनीज में पे कर रहे हैं, वो टैक्स है, एक्सपोर्ट का टैक्स इसमें काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए रेवेन्यू के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो टैक्स हमारा आपको कम दिखेगा। सो यस। एंड फिर उन्होंने नेक्स्ट चीज़ बोले कि इंडिया में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करोगे तो उसका मार्जिन पर इफेक्ट क्या होगा। तो आंसर फॉर दैट इज़ कि अगर आप लेके चलते हो आज, अगर आप हमारे मार्जिन देखोगे तो करंट इंडिया के जो मार्जिन है लगभग 10 to 13% ऑफ हमारे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, एंड फ्यूचर के जो हमारे मार्जिन है जो हम एक्सपेक्ट करें दैट इज़ 25 to 30%, एंड ये हमारा मेजरली आएगा प्रीमियम प्रोडक्ट्स के थ्रू। सो इट्स लाइक कि वो वैल्यू गेम यहाँ पर कंपनी बताना चाह रही है कि जब हम वैल्यू गेम में एंटर करेंगे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की वजह से हमारा ये जो है मार्जिन वो सस्टेन होगा, वो ज़्यादा लंबा बड़ा मार्जिन जो हमारा बन जाएगा। सो
ओवरऑल या मार्जिन तो आपके ओवर टाइम इंक्रीज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो इंटीग्रेटेड पहले एक टेक कंपनी हुआ करती थी एंड नाउ दे हैव बिकम कंप्लीट एफएमसीजी कंपनी। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ पूछी, तो इन्होंने बोला कि पहले मैनेजमेंट जो था वो स्टील इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री किया एंड अभी एफएमसीजी स्टार्ट किया है 2023 में। तो जिन लोगों को नहीं पता है, कंप्लीट एक टर्न अराउंड है एंड पूरा का पूरा मैनेजमेंट बदला है कंपनी का। सो येस, इट्स लाइक अ लिटिल पास्ट, बट अभी के लिए एफएमसीजी में तो कंपनी अच्छा कर रही है, तो नो डाउट्स ओवर हियर। एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है इन द टर्म्स ऑफ सेल्स, मार्जिन एंड कैपेसिटी। लाइक नेक्स्ट 3 ईयर्स का विजन क्या है, सेल्स का टारगेट करे हो, मार्जिन कितने हो सकते हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या होगा। सो इन्होंने यहाँ पे बताया कि FY29 तक हमारा टारगेट है कि हम लगभग 2500 करोड़ का टारगेट लगभग करें, 2500 करोड़ का टारगेट लगभग हम करें। एंड करंट हमारा है लगभग FY26 का एक्सपेक्टेड है कि हम 150 से 1200 करोड़ तक का रेवेन्यू जो है जनरेट करें एंड 3 साल में लगभग हमारा रेवेन्यू जो है हम डबल करने के बारे में सोच रहे हैं। मार्जिन अगर आप देखते हैं तो एबिटा मार्जिन अभी हमारे करंटली 10% है एंड फ्यूचर के लिए एबिटा मार्जिन तो हमारा एक्सपेक्ट होता है दैट इज अ 15% ऑफ एबिटा मार्जिन। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक एग्रेसिव प्लान तो है कंपनी का। अब उसको फंड कहाँ से होगा, उसका क्या किस तरह से वो लाइक अचीव हो पाएगा, यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि ये जो आपका 2500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट है, तो ये आप कैसे इसको अचीव करोगे, कोई नए प्लांट से आएगा या फिर एग्जिस्टिंग प्लांट से आएगा। तो क्वेश्चन इज अबाउट द प्लानिंग ऑफ अचीविंग 2500 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। आंसर फॉर दैट इज कि इंडिया बिजनेस लगभग हमारा 1200 से 1300 करोड़ का बिजनेस ला करके देगा एंड एक्सपोर्ट लगभग हमारा 1200 से 1300 करोड़ ला करके देगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये चाह रहे हैं कि हम दोनों एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक दोनों ही बिजनेसेस को 50-50% पर डिस्ट्रीब्यूट करें एंड 50% का रेवेन्यू हमारा जनरेट कर पाए बिजनेस। सो ये इन्होंने बोला है, बट इन्होंने कोई ब्रेक डाउन नहीं दिया है कि कहाँ से आएगा। इंडिया का तो कंफर्म है कि जब नया प्लांट आएगा तब ये इस लेवल के मार्केट शेयर पर पहुंच पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है एग्जिस्टिंग प्लांट से। अगर ये एग्जिस्टिंग प्लांट भी कंप्लीट यूटिलाइजेशन विद न्यू एक्सपेंशन के साथ ना चलाए तो एक्सपोर्ट्स आपका मेजरली मान के चलो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ही आएगा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक फायदा है कि आप उसको जब चाहे तब बढ़ा सकते हो, जब चाहे तब घटा सकते हो। आपका जो प्लांट का रिस्क है, एसेट का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। सो वही है, हर चीज़ के फायदे भी है, हर चीज़ का नुकसान भी है। चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, मार्जिन थोड़े और थिन हो जाते हैं, बट यही है कि बेनिफिट आपको तो यहाँ पे मिलता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो इट्स लाइक इट इज़ समवॉट की कंपनी चाह रही है कि दोनों को ही हम कंप्लीट इक्वल वेटेज देना शुरू करें, 50% टू दिस एंड 50% टू दिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि एसेट टर्नओवर रेशियो आपका लगभग क्या होगा। एसेट टर्नओवर इज बेसिकली कि आप कितना लगा के कि कितना कमा रहे हो, कितने एसेट पे आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ इन्होंने बोला कि लगभग अगर आप देखोगे तो नया प्लांट मिला करके और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का एक्सपेंशन जो है वो मिला करके आप देखोगे तो लगभग 400 से 500 करोड़, 400 से 450 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा लगेगा एंड इसमें से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो है हमारा लगभग 1500 करोड़ का रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो एसेट टर्नओवर यहाँ पे आपका बनता है 3 to 3.5 टाइम्स का। सो या इट इज़ अ गुड एसेट टर्नओवर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये और बढ़ सकता है, 5x तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू लाइक कंपनी के। अगर आप ओवरऑल सारी चीज़ें देख के चलते हो, एक्सपेंशन प्लान्स को देख के चलते हो एंड वैसे भी ये लोग अगले 2 साल में अपना रेवेन्यू डबल करने की बात करें। सो हाँ, इजीली ये 5 टाइम्स तक जा सकता है अगर एग्जीक्यूशन अच्छा हो तो। सो यस, एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवेन्यू डबल करना क्या आपके लिए एकदम रियलिस्टिक है। लाइक आप FY26 में अप्रॉक्स 1200 करोड़ का रेवेन्यू बता पा रहे हो एंड FY29 में आप 2500 करोड़ टारगेट कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट डबल है। तो ये क्या रियलिस्टिक है या फिर नहीं। यहाँ भी इन्होंने बोला कि इट इज़ रियलिस्टिक, इट इज़ अचीवेबल एंड इसका रीज़न ये है कि हमारे पास में डिमांड तो अवेलेबल है और डिमांड बढ़ेगी और हमारे पास में कैपेसिटी बहुत जल्दी अवेलेबल होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि प्लांट बना ही नहीं रहे, प्लांट पे तो उनका काम चल ही रहा है। इट्स लाइक कि वो डिलेड है बस। तो इट्स लाइक कैपेसिटी इनकी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, नए नए प्लांट से लोग इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, दे विल बी एबल टू एक्वायर मोर मार्केट शेयर।
तो इस बारे में तो मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, जिस तरह से कंपनी ने आंसर दिया है तो नो डाउट से यार ये कर लेंगे। बट वही है कि जो ये डाउट है ना छोटा सा, ये कब क्लियर होगा, जब हम इस साल का रेवेन्यू देख पाएंगे कि इस साल में कंपनी ने कैसा किया, फिर हमको पता चलेगा कि हाँ इट्स लाइक एक भरोसा जो है ना वो वाली चीज़ यहाँ पर मिसिंग है थोड़ी सी। एंड वो आ पाएगा जब हम FY26 का रेवेन्यू देखेंगे, तब हमको पता चल पाएगा कि कंपनी एक्चुअल में वो चीज़ को लेकर चल भी सकती है या फिर नहीं। से एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ROE लगभग कितना आप टारगेट कर रहे हो। सो अभी इन्होंने बोला कि अभी हमारा करंट ROE लगभग 15 से 18% का है, एंड फ्यूचर में हम टारगेट कर रहे हैं कि लगभग 24 से 25% का ROE हम लगभग जनरेट करें। सो हाँ, अगर आप देखते हो तो ये ROE कंपनी ला सकती है, डिपेंडिंग अगेन ऑन एग्जीक्यूशन, अगेन ऑन एक्सपेंशन, अगेन ऑन एबिटा मार्जिन से कितना ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो जब ये चीज़ें इंप्रूव होगी ऑटोमेटिकली आपका ROE भी इंप्रूव हो सकता है। सो यस, और एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग क्लेम जो है वो कंपनी कर रही है। सो या कंपनी भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर अगेन कि आपका नया कैपेसिटी, नया प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होगा। तो आंसर वैसे आपको मिल चुका है, बट यहाँ पे कंपनी ने बोला कि एक ट्रायल जो है, एक ट्रायल वाला जो चीज़ है, एक ट्रायल रन जो है हम लगाएंगे FY28 में। हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सब हम सारी चीज़ें लगभग चेक करेंगे। एंड FY29 में लगभग इसका कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मान के चलो FY29 तक का वक्त तो लगना ही लगना है कंपनी को। एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि कंपनी ने कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है, एंड फ्यूचर में क्या क्या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, नूडल्स, चॉकलेट्स, क्या ऐसे प्रोडक्ट्स भी आप लॉन्च करोगे। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि ऑलरेडी हमने रस्क, खारी, मफिन्स एंड डोनट्स जो है ये सब लॉन्च कर दिए हैं। अपकमिंग प्रोडक्ट्स इन्होंने बताए हैं हमारे नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट्स, ब्रेड्स एंड पफ्स। सो इट्स लाइक ए कंप्लीट ट्रायल जो है वो चल रहा है, एंड मार्केट में हमने सैम्पल्स दिए हैं। सो 1 से 2 महीने में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी अपना जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बढ़ाते जा रही है। ये नहीं तो वो इस लाइक कि प्रोडक्ट मिक्स जिस कंपनी का ज़्यादा होता है वहाँ पे आपका एक्सेलरेट करने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। एंड इंडिया का FMCG मार्केट वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो रेडी टू ईट फूड्स है ना, इस पर वैसे भी हमारे भारत के लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही इनसे प्यार रखते हैं। तो अगर भी इस चीज़ को देख के चलोगे ना, तो कंपनी एक कंप्लीट FMCG प्लेयर बनना चाह रही है यहाँ पे। एंड दिस इज़ अ गुड पॉइंट, इनका प्रोडक्ट मिक्स बढ़ रहा है, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। हर प्रोडक्ट के अपने अलग मार्जिन होते हैं, तो इस लाइक कि मार्जिन भी आपका डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि वर्किंग कैपिटल साइकिल आपका लगभग कितने का है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि लगभग 65 to 90 डेज का हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है। तो इस लाइक लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं इनको पैसा रिसीव होने में, अगर आप देखते हो। सो इट्स लाइक अ मॉडरेटली थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा हायर साइड पे है वर्किंग कैपिटल साइकिल आपका। लेकिन वही है कि छोटा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक आई थिंक कि ऐसे कंपनीज में लगभग 2 महीने का वर्किंग कैपिटल साइकिल कैन बी गुड। एंड देखते हैं कंपनी इसको अचीव कर पाएगी या नहीं। मतलब अभी तो हाई है, थोड़ा सा स्लाइट हाई है आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल, एंड दैट कैन बी अ रिस्क अगर इनका ये कम नहीं होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल से। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि कंपनी पर अगर आप देखते हो तो लोन कितना है, अगर टोटल डेट की अगर आप बात करते हो तो टोटल डेट कितना है। तो कंपनी ने बोला कि हमारा ऑलमोस्ट कोई डेट नहीं है, वी आर कम्प्लीटली ज़ीरो डेट कंपनी। एंड अगर आप इनका बोरिंग्स देखते भी हो तो हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इनकी बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है 10 करोड़ की। एंड रिजर्व्स कंपनी के पास में है अच्छे खासे है, 283 करोड़ के रिजर्व्स है। तो बैलेंस शीट के मामले में अगर आप देखते हो तो क्लीन है कंपनी, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये अच्छी चीज़ है। और ये जो शॉर्ट टर्म लोन है ये भी इनका वर्किंग कैपिटल लोन है, तो ये चुका देंगे, इनका कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि डोमेस्टिक रेवेन्यू अगर आपका अभी जिससे 100 करोड़ का लगभग आ रहा है, तो 100 करोड़ से 1000 करोड़ कैसे बढ़ेगा जब आपका 2-3 साल बाद नया प्लांट आ जाएगा। तो वो चीज़ इन्होंने पूछी। तो उन्होंने बोला कि एग्जिस्टिंग प्लांट से लगभग हमारी ग्रोथ जो है वो 65% यूज़ हो रही है, एंड इसको इंक्रीज़ करके हम लगभग 250 से 230 से 250 करोड़ तक ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक। अभी हमारा 65% प्लांट यूज़ हो रहा है, अगर 100% होगा तो लगभग 250 करोड़ का रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। एंड बाकी जो है हम 1000 करोड़ में से 250 हो गया, तो बाकी का जो है 750 करोड़ लगभग हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से करेंगे। सो एक हमारा टेम्प्रेरी सोल्यूशन होगा जब तक हमारा नया प्लांट रेडी नहीं होगा। फिर जो नया प्लांट आ जाएगा सो उससे इजीली एक्सेल कर पाएंगे 1000 करोड़ के, आई थिंक फिर ज़्यादा की सेल्स भी कर पाएंगे। सो इट्स लाइक कि
ये एक प्लान तो इनके पास में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कि वो प्लान एग्जीक्यूट एंड कितना स्पीडली काम हो सकता है। अभी यहाँ पे बात एग्जीक्यूशन एंड स्पीड पे आ गई है, ना कि प्लान पे। प्लान तो इनके पास कंप्लीट है एंड देखते हैं कि कैसे कर पाते हैं कैसे नहीं कर पाते हैं। सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आप ऑर्डर बुक की बात कर रहे हो, तो ऑर्डर बुक एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे मिलता है, उसके बारे में पूछा है। एंड जिन लोगों को नहीं पता है तो उन लोग को भी आइडिया पड़ जाएगा कि हाँ कैसे क्या ऑर्डर बुक कैसे काम करता है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि हम जो माल बेचते हैं हम बेचते हैं सुपर स्टॉकिस्ट को, एंड जो बड़े बड़े आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको। तो वो देखते हैं कि मार्केट में कितनी डिमांड है कितनी नहीं है, कितना प्रोडक्ट इस बार बिक सकता है, फिर वो आकर के हमको 3-4 महीने 5 महीने का एडवांस ऑर्डर देते हैं। सो दैट इज आवर ऑर्डर बुक की इस बार हमको अगले 4 महीने के लिए 500 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। सो दैट इज आवर ऑर्डर बुक काइंड ऑफ चीज। तो इन्होंने बोला कि सुपर स्टॉकेज और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनसे हमको जो है ऑर्डर्स मिलते हैं, एंड ये कई महीनों के एडवांस ऑर्डर्स होते हैं। सो यस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि डोमेस्टिक रेवेन्यू जब हम देखते हैं तो आपका किस स्टेट से सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक रेवेन्यू आता है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये हमारा मेन आपके डोमेस्टिक रेवेन्यू के सोर्सेज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका रेवेन्यू आता है। सो अगर आप देखोगे तो मेजरली आपका नॉर्थ इंडिया ही है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केपेक्स कितना होगा एंड कैसे फंड करोगे। तो इन्होंने बोला कि एग्जिस्टिंग प्लांट पर हमारा जो कॉस्ट है वो हमारा रहेगा लगभग 15 से 20 करोड़ का, एंड नए प्लांट पर लगभग हमारा 400 करोड़ आएगा। सो उसका हम लोग लगभग अगर आप देख के चलोगे तो हम खुद ही प्रमोटर्स इन्वेस्ट करेंगे, इंटरनल जो आपके प्रॉफिट्स है उनको यूज़ करा जाएगा, और थोड़ा सा अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो हम इक्विटी डाइल्यूट करेंगे। सो इक्विटी डाइल्यूशन इज़ नॉट अ बैड पॉइंट हेयर। अगर इन्होंने लीस्ट प्रेफरेंस पे अपना इक्विटी डाइल्यूशन को रोका है, मेन इनका इक्विटी डाइल्यूशन नहीं है, मेन है इनका कि हम इंटरनली ही फंड करेंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। एंड उन्होंने ब्रेक डाउन भी दिया है कि लगभग 300 करोड़ का हमारा प्लांट सेटअप पर जाएगा और 100 करोड़ की लगभग हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, एंड सारा का सारा ये लगभग इसमें से मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो है इंटरनली फंड करेंगे। तो डायल्यूशन का रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा डायल्यूशन का रिस्क अगर आप देखोगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर करंट प्लान मैक्सिमम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। सो अगर आपका प्लान 100% कैपेसिटी पे चले तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लगभग 200 से 250 करोड़ का लगभग पर ईयर का हमारे पास में कंप्लीट अगर आप देख के चलोगे तो रेवेन्यू आ सकता है लाइक। एंड अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू लगभग 700 से 1500 करोड़ है, एंड 700 से 1100 करोड़ का है। सो इसमें से अगर आप देखोगे तो मेजर अगर आपका रेवेन्यू जो है खुद के प्लांट से इनका नहीं आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम नंबर में डिवाइड करके देखें तो लगभग 25% ही खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, रिमेनिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। एंड इसमें भी आप मान के चलो मेजर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी एक्सपोर्ट मार्केट वाली है ना कि डोमेस्टिक मार्केट वाली। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग का जो नंबर है वो बड़ा ना डिस्टर्बिंग सा लगता है कि आपको मेजर मैन्युफैक्चरिंग खुद का होना चाहिए। दे डू नॉट हैव सफिशिएंट प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर बट दे आर नॉट होल्डिंग बैक ऑन सप्लाइंग। ये एक अच्छी चीज़ है कि सप्लाई कंप्लीटली कर पा रहे, भले थर्ड पार्टी से कर पा रहे हो। सो मेरा यही कि लॉन्ग टर्म में आपका खुद का प्लांट होना चाहिए। अब मेरी यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई बड़ा वो नहीं है कंपनी से, क्योंकि ऑलरेडी नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं। सो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, दे विल बी एबल टू सेटअप देयर न्यू प्लांट इन फ्यू ईयर्स। एंड तब तक के लिए वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट शेयर एक्वायर करने की बात तो कर ही रहे, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सच है नहीं। बस यही कि वही एग्जीक्यूशन और स्पीड वाला चीज़ यहाँ पे आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि 200 करोड़ अगर आप रेवेन्यू रीच करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या एक्सपेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लगभग 2000 से 2500 करोड़ का रेवेन्यू जो है हम रीच करना चाह रहे हैं। सो उसके अंदर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी आपकी इनफ है या फिर न्यू एक्सपेंशन रिक्वायर्ड होगा। सो द सिंपल आंसर फॉर दैट इज़ कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ये लोग नहीं कर पाएंगे। इनको दो चीज़ें इन्होंने बोला है कि ग्रोथ के लिए हमको दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। पहला तो हमको एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर ही एक्सपेंशन करना ज़रूरी है कि हम हमारे ही प्लांट को थोड़ा सा और यूटिलाइज कर पाए और उसको लाइक
इन्हांस कर पाए, एंड दूसरा कि हमारा नया प्लांट आए। जब हमारा दोनों आएगा तभी हम एक सक्सेसफुली 2000 करोड़ तक रीच कर पाएंगे। सो आपको दिमाग में लेके चलना है कि इनके लिए दोनों ही ज़रूरी है, एंड अगर फिर भी कम पड़ता है तो इनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाना पड़ेगा। सो इस लाइक 3 तरीके हैं इनके पास में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग प्लांट, जिनका लगभग 15 से 20 करोड़ का एक्सपेंशन करके ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक नेगेटिव पॉइंट है पूरे ही कॉनकॉल में कि इन्होंने करंट प्लांट की एक्सपेंशन के बारे में कोई बात नहीं करी है। जब तक नया प्लांट आपका मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहा है तब तक आपको करंट प्लांट में ही एक्सपेंशन करके करना जरूरी है, राइट। एंड ऑलरेडी आपका केपेक्स उससे कहीं ज़्यादा कम है, तो वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट उसके बारे में कोई बात यहाँ पर हुई नहीं है, पूरे ही कॉनकॉल में कोई बात नहीं हुई है। एंड नए केपेक्स, नया प्लांट की तो बात चली रही है स्टार्टिंग से ही, बट वही है कि उसमें भी टाइम लगने वाला है। सो थर्ड ऑप्शन इज दी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो यस, कंपनी इज एबल टू फुलफिल द डिमांड, बट वही है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा एग्जीक्यूशन स्पीड को लेकर के। एंड फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एबिटा मार्जिन आपके 15% से कैसे इंक्रीज होगा। करंट मार्जिन लगभग आपको 10% है, फ्यूचर में 15 होगा, तो इसका एग्जैक्ट ड्राइवर क्या है, किस रीज़न की वजह से सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा। सो ये द आंसर फॉर दैट इज कि हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आएगा मेजरली, एंड थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ अब मान के चलो, बट उससे भी ज़्यादा आएगा प्रीमियम मैन्युफैक्चरिंग से, कि हम जितना ज़्यादा प्रीमियम कुकीज़ एंड कन्फेक्शनरी आइटम्स सेल कर पाएंगी वहीं हमारा मेजर जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, एंड उससे ज़्यादा हम एबिटा जो लेके आ पाएंगे। इट्स लाइक कि वही है कि वैल्यू जितनी आएगी उतनी ज़्यादा परसेंटेजेस वैल्यू एंड मार्जिन हम लोग सिक्योर कर पाएंगे। सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर की यहाँ पे बात हुई है कि नेक्स्ट क्वार्टर जो इनका थोड़ा सा एक ट्रिकी एंड वो क्वार्टर बन गया है थोड़ा सा, कि प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये रेवेन्यू ना सस्टेन कर पाए। तो वही पूछा है कि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आपके पास में कितना ऑलरेडी कंफर्म्ड ऑर्डर्स है, मतलब इट्स लाइक वही पूछा गया है कि कितना कंफर्म, कितना श्योर हो आप नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पे, एंड आंसर फॉर दैट इज कि अगले क्वार्टर तक के लिए हमारा 70 to 80%, 75 to 80% जो है रेवेन्यू बुकड है, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे पास में 75 to 80% ऑफ ऑर्डर्स कंफर्म है। सो आप मान के चलो कि नेक्स्ट क्वार्टर तक लगभग 300 करोड़ तक तो ये पहुंच ही जाएंगे धक्के मारते मारते भी, एंड 320 करोड़ भी इजीली कर लेंगे, इनके कॉन्फिडेंस से तो ये आराम से लग रहा है। सो आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए वैसे तो, बट या कंपनी विल बी एबल टू अचीव देयर टारगेट आई थिंक दिस टाइम, देन वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ट्रेड रिसीवेबल्स कि द क्वेश्चन इज कि Q2 में आपका जो ट्रेड रिसीवेबल्स है लगभग 216 करोड़ था, एंड इसमें ये कस्टमर्स अभी तक कंपनी को लाइक 2016 करोड़ का पे नहीं किया है, तो ये पैसा रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है, या अटका है, या कोई डेट का रिस्क हो गया है। तो आंसर फॉर दैट इज कि 2016 करोड़ में से 1075 करोड़ यानी कि 175 करोड़ ऑलरेडी हमारा रिकवर हो चुका है, एंड 40 करोड़ से भी हमारा पेंडिंग में है। तो यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हमको देखने के लिए मिलता है कि एक जो है इनके पास में ना कैश जो है रेगुलरली नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अगेन आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो रिस्क में आ जाता है, कैश फ्लो वो रिस्क में आ जाता है, एंड वही है कि जितना पैसा आपका अटके उससे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना कि वही डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड स्टॉकिस्ट वाली प्रॉब्लम है, हो सकता है उधार पे ज़्यादा देते हो एंड कैश कम कलेक्ट करते हो, स्टार्टिंग में एडवांस पेमेंट कम हो, तो ये चीज़ कंपनी को ठीक करने ज़रूरी है, क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े अमाउंट के रिसीवेबल्स में अटकेंगे तो प्रॉब्लम्स तो इंक्रीज होगी ही होगी। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाँ, ये एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन है, एंड नीड टू स्पीक अबाउट दैट कि कंपनी कॉन्टेक्टेबल नहीं है, कि हम कंपनी वैसे तो कोई प्रेस रिलीज नहीं देती है, कोई रेगुलर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती है, एंड शेयर होल्डर कम्युनिकेट करे तो करे कैसे। सो वो चीज़ यहाँ पे पूछी, एंड फ़ोन पर भी आप कॉन्टैक्टेबल नहीं हो, ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वही है मैनेजमेंट अपनी गलती छुपाए तो कैसे छुपाए। फिर उन्होंने ये बोला कि अच्छा ऐसा है क्या, तो कोई नहीं है, वापस कॉन्टैक्ट करना, इस बार हम आपको रिप्लाई दे देंगे। सो वही है कि ये थोड़ी सी अनऑफिशियल चीज़ें लगती है, कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ठीक है अभी छोटी कंपनी है तो मतलब स्टार्टिंग के फेज में अगर ऐसा हुआ है तो यू शुड लाइक आपको वो ठीक करना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो यू शुड बी वेरी मच कॉन्टैक्टेबल, एंड इज़ लाइक कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देने ज़रूरी है, तो कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है कंपनी के साथ में, ये चीज़ दिखती है।
कैश कन्वर्जन साइकिल की पे बात हुई है, कैश कन्वर्जन साइकिल आपका कितना टाइम का है। सो अगेन वही है 65 टू 90 डेज़ का, जो कि ऑफ कोर्स आपका ज़्यादा ही है यहाँ पर। एंड ये थोड़ा आपका कम होना चाहिए, कंपनी को बहुत ज़रूरत है। अप्रॉक्स ये आई थिंक 60 टू 50 डेज़ तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कंपनी का दुबई सेटअप क्या है एंड वहाँ से टैक्स बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। सो यहाँ इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है दुबई के बारे में। इन्होंने बोला कि कंपनी कैपेसिटी इंक्रीज करी है एंड मार्केटिंग टीम आपको कांटेक्ट करेगी। तो इन्होंने कोई यहाँ पे जवाब नहीं दिया, कंप्लीट अवॉइड किया है इस क्वेश्चन को। कोई जवाब हमको यहाँ पे मिला नहीं है। तो वही है, एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड फिर यहाँ पे इन्होंने बोला कि बिजनेस में क्या आपकी सीजनलिटी होती है। तो अब यहाँ पर इसका आंसर वैसे हम सब लोग जानते ही है। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो कोई सीजनलिटी नहीं है, बट ये है कि आपको एक सीजन स्पाइक ज़रूर मिलता है। जैसे दिवाली के वक्त में, या फिर थोड़ा सा एक कुछ फेस्टिवल के वक्त में हल्की सी बूस्ट हो जाती होगी सेल्स, क्योंकि वही गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए एंड थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है सेल्स। बट मेजरली अगर आप देखोगे तो कोई सीजनलिटी नहीं, मतलब कंपनी का डिपेंडेंस नहीं है। तो एक स्पाइक आता है, और स्पाइक अच्छा है, दैट्स अ हेल्दी स्पाइक। एंड कोई डिपेंडेंसी यहाँ पे कंपनी का नहीं है। सो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, इंडिया का प्लांट अभी आपका सिर्फ 200 करोड़ का कैपेसिटी दे रहा है, तो फिर ये 700 प्लस करोड़ का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? तो ये मतलब है कि गैप कहाँ से फिल हो रहा है? तो आंसर फॉर दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि हमारे ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग चलते हैं, जिसकी वजह से हमारा वहीं माल बनता है, वहीं एक्सपोर्ट होता है। सो ये कम्प्लीटली एक आउटसोर्सिंग वाला चीज़ है, जिसकी वजह से हमारा लगभग इतना रेवेन्यू आ पा रहा है। तो इसका आंसर तो लगभग मैं पूरे कॉल में बोलती आ रही हूँ आपके सामने से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि न्यू प्लांट जो आपका इंडिया में सर्व करेगा या नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि नया जो प्लांट है वो हमारा बना ही हम इंडिया के लिए रहे हैं। सो उसमें से अगर मान के चलो कि जितना, अगर हम सुबह 100 बिस्किट बना रहे हैं तो उसमें से लगभग 70% जो है हमारा इंडिया में ही सेल होंगे, एंड रिमेनिंग जो है 30 टू 40% अगर आप ले लो वो एक्सपोर्ट होगा। एंड मेजरली हमारा जो है इंडिया की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही हम इसको बना रहे हैं। तो नए प्लांट का पर्पस इज वेरी क्लियर कि इनको इंडिया का जो शेयर है वो इंक्रीज करना है। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इंडिया और एक्सपोर्ट के मार्जिन में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि इंडिया के मार्जिन अगर आप देखोगे तो लगभग 6 से 10% है, एंड एक्सपोर्ट मार्जिन अगर आप देखते हो तो लगभग 10% के है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम की वजह से मार्जिन स्पाइक है। एंड इंडिया का मार्जिन हम एक्सपेक्ट करें कि लगभग 16 से 18% जाए। तो ये तभी आएगा जब आप एक अच्छा खासा वैल्यू ग्रोथ जो है ला पाओगे, एंड बड़े तरीके पे स्केल कर पाओगे, एक्सपेंशन कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एंड फिर उन्होंने बोला कि प्रमोटर कितना स्टेक डाइल्यूशन करेंगे अगर कल को आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि करंट प्रमोटर शेयर होल्डिंग हमारी लगभग 54% की है, एंड अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो भी प्रमोटर का जो है वो हम कोशिश करेंगे कि सेम लेवल पर रहे। हम जो है मेजर डाइल्यूशन आपका पब्लिक से होगा। सो प्रमोटर्स तो उल्टा और इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका एक जो है प्रमोटर स्टेक है वो कम नहीं होगा, वो कम कंपनी नहीं करेगी। एंड अगर आप इनकी प्रमोटर स्टेक की बात करते हो तो ऑलमोस्ट या इट्स 53.8%, ऑलमोस्ट 54% का है। So overall Concall is really good and it's like company is ready to expand, but वही प्रॉब्लम है कि चीज़ें भी बहुत डिलेड चल रही है, पेंडिंग चल रही है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। एंड इट्स लाइक कि एक सिस्टम जो है उसकी शायद थोड़ी कमी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ब्रांड पोजिशनिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर है, जिसकी वजह से वैल्यू ग्रोथ में बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। सो कंपनी को ये ठीक करना बहुत 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 ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आगे चल के अगर आपके मार्जिन कोलैप्स करेंगे, एंड जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इज़ लाइक एक ग्रोथ जो है वो कंपनी की रुक सकती है अगर कंपनी ठीक टाइम पर एक्सपेंशन ना करे एंड वैल्यू ना लाए। ये इनको लगभग 1.5 से 1.5 साल के अंदर अंदर करना ज़रूरी है, अदरवाइज 2 से 3 साल तो बहुत लंबा चौड़ा वक्त हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एक्चुअली। सो या एंड ओके, सो वन थिंग आई वांटेड टू क्लियर, ये चीज़ मैंने पहले नहीं देखी बट अभी मुझे वो क्वेश्चन फिर से रिमाइंड हुआ जहाँ पर उन्होंने बोला था कि आपका इंडिया का जो सेल्स है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो अगर आप 31/12/2024 यानी कि लास्ट ये दिसंबर वाले क्वार्टर को देखोगे तो लगभग 41 करोड़ से 34 करोड़ पे इस बार इनका ये आया है नंबर। सो हाँ, ये डिक्रीज तो हुआ है, कंपनी ने इसका मतलब यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा प्रोवाइड करा है। ये आपका डिक्रीज तो हुआ है इंडिया के डोमेस्टिक सेल्स।
सेल्स, सो इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। एंड अगर आप इसको लास्ट लाइक YOY से कंपेयर करते हो तो डिक्रीज नहीं हुआ है, 34 का 34 है। बट अगर आप इसको QOQ में देखोगे तो 41 से 34 करोड़ के सेल्स पर कंपनी आई है डोमेस्टिक में। एक्सपोर्ट तो कम्प्लीटली बढ़ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट एंड यहाँ पर इन्होंने मिसगाइड करने की कोशिश करी है। सो या दैट साउंड्स रियली लाइक नेगेटिव पॉइंट इन द कंप्लीट कॉन कॉल। एंड इसके बारे में क्वेश्चन उठाना नेक्स्ट कॉन कॉल में बहुत ज़रूरी है। इट्स कम्प्लीटली विजिबल, आप जाके देख सकते हो रिजल्ट के लास्ट पेज पर आपको देखने को मिलेगा 41 करोड़ से 34 करोड़ पर कंपनी का रेवेन्यू है। दैट मीन्स कि इंडिया की सेल्स कम हुई है एंड इट्स अ कंप्लीट नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर। एंड या इट्स लाइक इससे बात करना जरूरी है। अगर मुझे चांस मिला मैं नेक्स्ट टाइम कॉल में बैठूंगी एंड दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय मी फॉर श्योर, अगर चांस मिलता है कॉल में बैठने का। सो या दिस इज नेगेटिव पॉइंट। सो द क्वेश्चन वॉज वेरी ट्रिकी एंड द आंसर वॉज इवन मोर ट्रिकी देन द क्वेश्चन। मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। इन्वेस्टर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन। उन्होंने पूछा कि आपका जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है वो 10% डिक्लाइन हुआ है YOY एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट इज़ बेसिकली, एंड क्यों डिक्लाइन हो रहा है। अब जिस क्लेवरनेस के साथ में यहाँ पर मैनेजमेंट ने आंसर दिया है, मैं आपको एग्जैक्ट लाइन बता देती हूँ। सो मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला है कि डोमेस्टिक रेवेन्यू 35 टू 40 करोड़ की रेंज में है। अब उन्होंने परसेंटेज को डिनाई करते हुए नंबर्स में आंसर दिया एंड एक्चुअल में जो रेवेन्यू आपका है दैट इज 34 करोड़ ऑन डोमेस्टिक साइड, राइट। सो मैनेजमेंट ने उसको क्लेरिफाई ना करते हुए ट्रिकी आंसर दिया दैट हाँ हमारा रेवेन्यू तो 35 से 40 करोड़ की रेंज में ही है। शायद आपने कोई और क्वार्टर का रिजल्ट देख लिया होगा। सो द वे दे हैव ट्रिक्ड हेयर टू लाइक थोड़ा ध्यान हटाने के लिए, एक्चुअल में रेवेन्यू बढ़ा है ना घटा है। लास्ट ईयर 34 था, अभी 34 है एंड लास्ट क्वार्टर से देखोगे तो 41 से 34 पे आया है, राइट। सो या इट इज़ नॉट दैट सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट बेसिकली। एंड मैनेजमेंट ने भी यहाँ पे थोड़ा सा लाइक यू नो बात को पलटा है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैनेजमेंट अच्छा हो बुरा हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये ध्यान रखना कोई भी मैनेजमेंट अपनी खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस इट्स अ रियली गुड एंड ग्रेट मैनेजमेंट। हर मैनेजमेंट यूजुअली ऐसे करते हैं, नथिंग बैड अबाउट दैट, बट आई एम पर्सनली अगेंस्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस एंड यू शुड हैव गिवन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। सो या थोड़ा घुमाया है बट इट्स ओके। मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैनेजमेंट ने उसी बात पे अग्री भी किया है स्लाइटली एंड डिसअग्री भी किया है। It's like mid of both the things, so it's in a gray position. So that was your complete con call and I hope you really enjoyed the con call. आपको कई सारी चीज़ें पता चलोगी फ्यूचर को लेके, तो काफ़ी इंसाइट्स मिले इस बार, right? So yeah, I will see you in the next video. Till then do research and कोई भी update आता है I will be sharing with you, and if you have any kind of doubts and queries you can leave in comments. Thank you.